बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में वफाकी जामिया उर्दू के 250 तलबा की रजिस्ट्रेशन और दोबारा इम्तिहान लेने के फैसले के खिलाफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की अपील की समाअत हुई। अदालत का तलबा की रजिस्ट्रेशन और पास आउट होने वाले तलबा को डिग्री जारी करने का हुक्म, वो रूल दिखा दें जिसके तहत दोबारा इम्तिहान लिया जा सकता हो। जस्टिस गुलजार अहमद के दौरान समाअत रिमार्क्स। IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम 28 ममालिक के कौंसल जनरल और नुमाइंदगान से मुलाकात। IG सिंध कहते हैं सिक्योरिटी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात आलमी मसला बन गए हैं। सिक्योरिटी इक़दामात को फूल प्रूफ बनाने के लिए बाहमी रवाबित तफ़वीज़ करना होंगे। जबकि कराची पुलिस ने शहरियों की सहूलत के लिए एप्लीकेशन पुलिस फॉर यू तैयार कर ली। ऐप में मोबाइल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कैश समेत दीगर वारदात रिपोर्ट हो सकेंगी। टेस्टिंग मुकम्मल होते ही ऐप शहरियों के लिए जारी की जाएगी। कराची में CNG की फराहमी का शेड्यूल तो बहाल हो गया, मगर आवाम की मुश्किलात खत्म ना हो सकी। 6 रोज के बाद खुलने वाले CNG स्टेशन आज सुबह 8 बजे फिर बंद कर दिए गए। अब कल सुबह 8 बजे CNG स्टेशन दोबारा खुलेंगे और तमाम CNG स्टेशन पर वही गाड़ियों की लंबी कतारें होंगी। अब तो ये कहना गलत ना होगा कि हमेशा से कतार में रहने वाले अवाम CNG स्टेशन के लिए भी शायद हमेशा कतार में ही खड़े रहेंगे। सिंध हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स के 761 असातिज़ा की 2015 से तनख्वाह रोके जाने के खिलाफ फौरी समाअत की दरख्वास्त। स्कूल इंतजामिया को नोटिस जारी। अदालत ने तमाम DMC स्कूल्स इंतजामिया को 17 जनवरी को तलब कर लिया। निजी स्कूल्स की जानिब से जायद फीस वसूली के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान अदालत ने 20 दिसंबर तक निजी स्कूल्स को जायद फीस वसूली और वापसी से मुताल्लिक स्टेटमेंट जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। जी नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करना चाहेंगे हम प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से जो आज सिंध हाई कोर्ट में पहले तो लोकल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स चलते हैं उनके तकरीबन 761 जो असातिज़ा हैं उनकी 2015 से जो रोके जाने वाली सैलरीज थी उनके हवाले से समाअत हुई और इस सिलसिले में अदालत ने तमाम DMC स्कूल इंतजामिया को 17 जनवरी को अदालत में तलब कर लिया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि वो प्राइवेट स्कूल्स जो ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहे थे और जिन्होंने मौसम गर्मा की तातीलात के दरमियान भी फ़ीसें चार्ज की, उनसे भी स्टेटमेंट तलब कर लिया गया है और ये बात जनवरी की नहीं बल्कि 20 दिसंबर को उन्हें स्टेटमेंट जमा कराने के लिए कहा गया है। इससे कबल नाजरीन हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट में ये हुक्मनामा आया था कि वो स्कूल जिनकी ज़ायद फ़ीसें हैं उन्हें 20% तक फ़ीसें कम करने का हुक्मनामा जारी हुआ था और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि वो सालाना 5 से 8% तक इजाफ़ा कर सकते हैं। उमूमी तौर पे स्कूल 5% इजाफ़ा करेंगे। अगर कोई ख़ास ऐसी सूरत हाल मौजूद हो जहां इजाफ़ा करना नागुज़ीर हो तो फिर ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़ जो स्कूलों को रेगुलेट करती हैं उनकी परमिशन के बाद ही स्कूल फ़ीसों में इजाफ़ा किया जा सकेगा। अब जो एक बात इसमें सोचने की है वो ये है कि ये प्राइवेट स्कूल्स जो कि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौजूद हैं, अगर आप इनकी फ़ीसों पर नज़र डालें तो ये देखकर हैरानी होती है कि यहाँ कराची में या हमारे मुल्क में ऐसे भी स्कूल मौजूद हैं जो तकरीबन 1,17,000 और 1,18,000 रुपये माहाना फ़ीस चार्ज करते हैं। और यही नहीं नाजरीन, बल्कि बेशतर स्कूल जो बड़े स्कूल समझे जाते हैं, जिनका एक नेटवर्क है, जिन स्कूलों में वालिदैन अपने बच्चों को डालने में एक फ़ख्र की बात महसूस करते हैं, उनकी फ़ीसें भी तकरीबन 20,000 से 35,000 के दरमियान हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में जिन मेहमान शख्सियत को हमने दावत दी है वो चेयरमैन हैं पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शरफुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया। शरफुज़्ज़मा साहब, एक लम्हा फ़िक्रिया है कि तालीम देना जो कि एक नोबल कॉज समझा जाता था, एक हमारे जो तालिब इल्म होते हैं उन तक इल्म की मुंतक़ली, इसको बिज़नेस बना लिया गया है। और बिज़नेस भी ऐसा कि जो शख्स इस बिज़नेस में एक दफ़ा आ जाता है वो दोबारा उसका मैंने ऐसे स्कूल्स नहीं देखे जिनका सिर्फ कोई एक स्कूल हो, ये पूरी चेन ऑफ स्कूल्स बनती चली जाती है। और अब तो ये एक तरीके से
हालांकि स्कूलों के लिए ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक तरीके का ये माफिया बनता जा रहा है जिसमें कि सर बिल्कुल हैं तो प्राइवेट स्कूल्स ना। देखिए जब आप प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन की बात करते हैं तो तमाम प्राइवेट स्कूल्स उसमें आ जाते हैं। अब सर बात यह है कि क्या मतलब अगर लोगों में अफोर्डेबिलिटी आ गई है, जो कि मेरे ख्याल में 1% भी नहीं होंगे, तो जो एक गरीब आवाम है या गरीब का बच्चा जो है सर, वो कहाँ जाके तालीम हासिल करे? देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपके पास में क्लियर कर दूं इसको जी कि 50% प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी फीस 500 रुपए से 1500 रुपए। 50%। सर पहले तो मुझे आप एक बात बता दीजिएगा जो मैं आपसे क्लियर करवाना चाहूँगा जी कि क्या आप पिस्मा के प्लेटफॉर्म से जिन स्कूल्स की फीस ज़्यादा है उनको डिफेंड करने आए हैं या उनको कंडेम करते हैं? नहीं, मैंने सर पहले ये बात क्लियर हो जाए ना, क्लियर हो जाए। एक चीज हमें ये पता चल जाए कि हमें फिर मैं आपको बता दूं, पिछले 3 वर्षों से मैं बार बार इसके खिलाफ बात करता रहा हूं कि ये गलत तरीकेकार है। चंद स्कूलों की वजह से आप सारे स्कूल्स को बदनाम नहीं कर सकते, उनको नेटवर्क में आना चाहिए। एक जमाना था, मैं आपको बताऊं कि ये हमारे डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के नेटवर्क में आना ही नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से इनको फिर नेटवर्क में लोग लेकर सॉरी। तो अभी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में ये 2% स्कूल हैं जिनकी फीस आपने बताया बहुत ज्यादा। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड खाली लूंगा सर, ये स्कूल्स जो हैं ये आपकी एसोसिएशन का हिस्सा है? नहीं, बिल्कुल हम चाहते भी नहीं। 22 के 22 स्कूल आपकी एसोसिएशन में नहीं आते? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। बल्कि मैं आपको यहाँ पर पहले से आपकी एसोसिएशन में मौजूद नहीं, पहले भी नहीं थे। असल में ये कैम्ब्रिज सिस्टम स्कूल्स हैं और ये आज से नहीं, ये सिलसिला पिछले 3 वर्षों से चला। और वाहिद सर मैं तो समझता हूँ पिछले 30 वर्षों से चल रहा है। आप कह रहे हैं 30 वर्षों से चल रहा होगा, लेकिन पब्लिक ऑब्जेक्शन में जो आई है वो 3 साल पहले आई है। और इत्तेफाक की बात इन्होंने कोई अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है जो पाकिस्तान अमीर स्कूल? नहीं, इनकी कोई एसोसिएशन नहीं, अभी तक वो मंदिराम पे नहीं आई है। कोई एसोसिएशन है नहीं, इसलिए कि इनको इन चीजों की जरूरत पड़ती नहीं है। पैसे की फरमानी है, क्या जरूरत पड़ी है यूनियनबाजी के चक्करों में पड़ने की इनको। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि 500 रुपए से लेके 1500 रुपए तक ये 50% स्कूल्स हैं और 20%, ये मैं पूरे मुल्क की आपको बता रहा हूं, 20% स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी फीस 1501 रुपए से शुरू होती है और 3000 तक है। मजीद 20% स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी फीस 3001 रुपए से शुरू होती है और 5000 तक है। ये 8% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस 5100 से शुरू होकर 7000 रुपए तक है। लेकिन 2% स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी फीस 7001 रुपए से शुरू होती है, अनलिमिट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सूबा सिंध वो सूबा है जिसने सबसे पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी तश्कील दी, कानून बनाया इनको ग्रिप में लेने के लिए। बाकी तमाम सूबों में आपने कहा कि ये स्कूल्स जो हैं कैम्ब्रिज सिस्टम को फॉलो करते हैं। जी हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या वाकई, चूँकि आप प्राइवेट स्कूल खुद भी चलाते हैं, आप एक एसोसिएशन चला रहे हैं, तो ये जो मैट्रिक सिस्टम होता है, जो सानवी तालीमी बोर्ड है, वो वाले जो स्कूल्स होते हैं उनके खर्चे में और एक कैम्ब्रिज सिस्टम स्कूल के खर्चे में जिसके पेपर्स जहाँ ओ लेवल्स क्लियर कराया जाता है, कितना फ़र्क होता है सर? आसमान ज़मीन का। नहीं सर, इन स्कूलों का वाकई खर्चा होता है या सिर्फ स्टूडेंट से या उनके वालिदैन से ये खर्चा निकलवाया जाता है? कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि किसी एक डायरेक्टर की अगर तनख्वाह माहाना 85 लाख रुपए हो तो इट्स टू मच, इतना नहीं होना चाहिए। सर ये तो ओनर्स होते हैं ना, ये डायरेक्टर्स तो वो हैं जो ओनर्स हैं, वो अपना नाम ही रखते हैं, उसे शेयर्स कह लें, मसला ये है प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कह लें। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो एसोसिएशन है उसके अंडर में कैम्ब्रिज स्कूल्स भी आते हैं? नहीं, हमारे पास कैम्ब्रिज कोई भी कैम्ब्रिज स्कूल नहीं है सर। तो कैम्ब्रिज स्कूल में क्या उनके पेपर्स मंगवाने में, उनकी कंप्लायंस करने में क्या खर्चे ज़्यादा आते हैं? नहीं, खर्च तो मैट्रिक सिस्टम से बहुत ज़्यादा है उनका ज़्यादा, फैसिलिटीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा है। यही वजह है सर। फैसिलिटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सर, किताबें महंगी आती हैं, बिल्कुल आती वो बातें मतलब वो बात समझी जा सकती है, वो सिर्फ 1 टाइम कॉस्ट होती है। जब साल में एक दफ़ा कोर्स खरीदना है आपको, अगर एक आम स्कूल का कोर्स 4000 रुपए 3000 रुपए का होगा, उसका 10,000 रुपए का कोर्स आ जाएगा, 1 टाइम कॉस्ट है।
सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि उसकी एग्जामिनेशन फीस और बाकी चीज़ें जो हैं क्या वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं सानवी तालीमी बोर्ड से? जी हाँ, बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इतनी ज़्यादा होती है कि उसके लिए 35,000 रुपये महीना तकरीबन इतनी फ़ीस ली जाती है, 40,000 रुपये महीना, या ऐसे भी स्कूल हैं जो 1 लाख से ऊपर जिनकी 1 लाख से ऊपर भी, तो क्या इतनी भी ज़्यादा हो सकती है? ज़्यादा नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा है। और ये जो एक्शन हुआ है ये ज़रूरी था, इसलिए कि तालीम के राह में जो मुश्किलात पैदा की गई और साथ साथ में 2 तबकात में बांटा जा रहा था। अमीरों के बच्चे इन बड़े स्कूलों में पढ़कर ये अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे, बहुत अच्छी, जाहिर है तालीम का सिस्टम। सर आप क्या ये नहीं समझते कि कोई एक ऐसी दरख्वास्त भी हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी चाहिए या किसी को कोई पिटीशन लगानी चाहिए कि जो स्कूल्स की फीस की अपर लिमिट है, यानी अपर एक कैप जो है वो बना दी जाए कि ठीक है जी 20,000 या 25,000, जो रियलिस्टिक भी हो। ये भी नहीं कि आप अगर कोई ऐसे स्कूल्स हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जहां वाकई कोई ऐसी तालीम दी जा रही है जिनके असातिज़ा बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, तो उसको 20,000 या 25,000 की एक लिमिट लगाकर कैप कर दिया जाए कि इससे ऊपर फीस नहीं चार्ज की जा सकती। ये सारी चीज़ें हम लोग तैयार कर चुके थे जब सिंध हाई कोर्ट की तरफ से कमेटी तश्कील दी गई। मैं उस कमेटी का भी मेंबर रहा हूँ और उसमें बैठ के सारी चीज़ें हमने तश्कील दी है। बस सिर्फ फ़र्क जो आया अदालत के हवाले से, अब जो फैसला आया, हमने वहाँ दिया था 500 रुपये से लेके 6,000 रुपये स्कूल तक का कि उनको अलग रखा जाए, जो कि 50% है हमारे मुल्क में। लेकिन यहाँ पे वो आ गया 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक। तो कोई मसला नहीं है, जो फैसला आया बहुत अच्छा है, ये आना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्कूलों के खिलाफ फैसले आते हैं कोर्ट से, स्कूल्स जाते हैं, स्टे ले लेते हैं, उसके बाद जिस तरह पहले भी फैसला आया था मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान फीस ना चार्ज करने का हुक्म आया था, तमाम स्कूल्स चार्ज करते रहे, स्टे लेते रहे। अब फीस नहीं, वो तमाम स्कूल्स के नहीं थे जी, पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। आप इसको देखें, अभी भी नहीं है। अभी भी उन्होंने जो पाबंदी जो आयद की है और जो कहा है कि पिछले साल जो आपने जून जुलाई की फीस जो आपने ली हुई उसमें से 1 महीने की फीस आप रिटर्न करेंगे या एडजस्ट कर लें आप, या आप उनको वापस कर दें। तो ये भी उन्हीं स्कूलों पे पाबंदी लगाई गई है जिनकी फीस 5,000 से ऊपर है। जिनकी फीस कम है वो दोनों महीने की फीसें ले सकते हैं? जी जी, वो तो जून जुलाई की अगर नहीं लेंगे तो वो सैलरी कहाँ से देंगे? वो तो जाहिर है जिस तरीके से, क्योंकि देखें अच्छे बुरे तो हर जगह पे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे दरमियान मौजूद हैं जो कि 500, 600, 700 रुपए लेकर के इस दौर में तालीम दे रहे हैं, तो यकीनन नो डाउट कि हमें उनको सलूट करना चाहिए। आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक प्रोग्राम में, छोटा सा वक्फा, नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन शरफुज़्ज़मा साहब। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल स्कूलों की फ़ीसों के हवाले से। नाज़रीन प्रोग्राम के आखिर में हम आपको वो शेड्यूल भी दिखाएँगे, वो फ़ीसें भी बताएँगे जो कि आवाम से चार्ज की जाती हैं या बच्चों के वालिदैन से वो फ़ीसें चार्ज की जाती हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे और आपको तब अंदाज़ा होगा कि स्कूल्स किस कदर ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे हेड्स बनाए जाते हैं, कहीं पे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का हेड दिया जाता है, कहीं उसे एडमिशन फ़ीस के नाम पे लिया जाता है, कहीं कुछ और चीज़ों के। नहीं, ये जो वन टाइम फ़ीस ली जाती है वो अलहदा है, उसके साथ साथ जो हर माह जो फ़ीस चार्ज की जाती है वो इतनी है कि अगर मैं समझता हूँ कोई वाइट कॉलर्ड आदमी अगर उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हों तो वो बच्चों को अपने अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सोच भी नहीं सकता। बहरहाल यहाँ हम कुछ मज़ीद बात करना चाहेंगे एक और स्टोरी के हवाले से, जो कि है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के हवाले से। और यहाँ पे एक जो केस आज चलाया गया वो था वफाकी जामिया उर्दू यानी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले से। इसके 250 तलबा को रजिस्ट्रेशन देने का हुक्म दे दिया गया है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक अपील की थी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसकी समाअत हुई और उसके बाद इस अपील को मुस्तरद कर दिया गया और अदालत की रजिस्ट्रेशन और पास आउट होने वाले तलबा को डिग्री जारी करने का हुक्म दे दिया गया। तकरीबन 3 बैचेज़ ऐसे हैं जो कि फारिग तहसील हो चुके थे, लेकिन जाहिर सी बात है जब तक कि सनद नहीं होती, जब तक डिग्री नहीं होती, उस वक्त तक कोई जॉब नहीं हासिल की जा सकती, फील्ड में काम नहीं किया जा सकता। इसी तरह तकरीबन 3 बैचेज़ ऐसे थे जो कि अभी तालीम हासिल कर रहे थे और एक के बाद एक ग्रे इन्हें भी फारिग तहसील होना था। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने ख़ास तौर पे ये बात पूछी कि आप वो रूल दिखा दें जिसके तहत तलबा से दोबारा एग्ज़ामिनेशन
लिया जाए या दोबारा इम्तिहानात लिए जाएं। और ये भी कहा गया कि अगर इन इम्तिहानात में कोई ऐसी गलती हुई भी है तो उसमें तलबा का कोई कसूर नहीं है, तालिब इल्मों का कोई कसूर नहीं है। ये अगर कसूर है भी तो जामिया का हो सकता है, लेकिन इस बेस पे तालिब इल्मों को सज़ा देना ये जायज़ नहीं है। तो इसलिए एक बहुत ही खुशाइन फ़ैसला आया। जो तालिब इल्म वहाँ मौजूद थे अदालत में वो खुशी से निहाल हो गए। और इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर इरफान अजीज़ साहब से, जो कि नामज़द कुनिंदा हैं कमेटी के वफाकी जामिया उर्दू के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? डॉक्टर इरफान अजीज़ साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी डॉक्टर साहब, तो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ये जो फ़ैसला आया है ये बड़ा खुशाइंद है। और जिसे कहना चाहिए कि तालिब इल्म जो हैं वो बहुत खुश हैं इस फ़ैसले से। तकरीबन 250 तलबा का जो मुस्तक़बिल है वो दाव पे लग गया था। 3 साल पढ़ने के बाद आप सोच सकते हैं फ़ीसें जमा करा दी, इम्तिहानात पास कर लिए, लेकिन फिर भी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है वो इन्हें सनद देने के लिए या डिग्री देने के लिए तैयार नहीं थी। तो इस हवाले से एक अच्छा फ़ैसला आज भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से देखने को मिला, सुनने को मिला। और हम समझते हैं कि ये जो तालिब इल्म हैं इनके वालिदैन भी इस वक्त बहुत शुक्रगुजार होंगे। अच्छा शरफुल साहब, ये एक अक्सर हमारे जो एजुकेशंस हैं वहाँ पे होता है कि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, तालिब इल्मों से फ़ीस भी ले ली जाती है और साथ साथ इम्तिहानात भी ले लिए जाते हैं, इम्तिहानात में वो पास भी हो जाते हैं। जब रजिस्ट्रेशन का मरहला आता है तो ये पता चलता है कि स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। आपको याद होगा कि ये वोरा मेडिकल कॉलेज जी इसी तरीके से था, एक के बाद दिख रहे उन्होंने 2 इम्तिहानात ले लिए, 2 साल गुजर गए सॉरी। उसके बाद पता ही लगा कि उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तीसरे साल मिराज खालिद साहब उबरी हुकूमत में आए थे, उन्होंने फिर उन तालिब इल्मों की लाइफ को बचाया, उन्होंने उनके मुस्तकबिल को बचाया। अच्छा शरफुल साहब, यहाँ हमारे साथ डॉक्टर इरफान अजीज साहब जो दोबारा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से, जिसमें 250 तलबा की रजिस्ट्रेशन करने का हुक्म दिया गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को, तो सर क्या वजह थी? फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसने अपील क्यों फाइल की? क्या बेकायदगियां हुई थी इम्तिहानात में जिसकी वजह से अपील फाइल करनी पड़ी थी? देखिए, बुनियादी तौर पर उर्दू यूनिवर्सिटी गुज़िश्ता तवील अरसे से एक इंतजामी बहरान का शिकार है। ये इंतजामी बहरान जो है अब उसका असर हमें तालीमी मैदान में भी नजर आ रहा है। जी, हमारे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने अपने एक्रेडिटेशन काउंसिल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रहे हैं। जी, मिसाल के तौर पर हमारा लॉ का प्रोग्राम जो है वो भी इस वक्त इसी किस्म की पाबंदियों का शिकार है। जी, इसी तरह से हमारा नेक्टे से जो एक्रेडिटेशन है टीचर्स एजुकेशन का, उसमें भी इसी किस्म की पाबंदियां हैं और वहां से हमें परमिशन नहीं मिल रही है। और अच्छा इरफान साहब, एक ये भी कयास सराई की जा रही है कि ये जो वाइस चांसलर की जो जंग चलती रही है, जो केसेस चलते रहे हैं, असातिज़ा के भी ग्रुप्स बने हुए हैं, एक इसकी वजह से भी तालीम जो है ना, यानी तदरीस का सिलसिला जो है ना, दरसो तदरीस का, वो इफेक्ट हो रहा है। कुछ लोगों की अपनी पर्सनल जंग कह लें या पोजीशन की जंग कह लें इसकी वजह से। नहीं, देखिए, हर इदारे में ग्रुप्स भी बनते हैं, असातिज़ा की सियासत भी होती है और तालीमी सिलसिला भी जारी रहता है। तमाम किस्म की यूनिवर्सिटियों में, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी हो, वहां पर बहरान जब पैदा होता है, जब वाइस चांसलर के लेवल पर और एचईसी के लेवल पर यूनिवर्सिटी को अपने काम करने के लिए जो इख्तियारात दिए गए हैं उनमें रुकावट डालने की कोशिश की जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि यूनिवर्सिटीज की सतह पर जब मुदाखलत होती है और अपने अपने पसंदीदा लोगों को मेरिट से तजावुज करते हुए अहम ओहदों पर रखा जाता है, तो फिर जो है वो उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी जी सर, इसमें कुछ आपकी यूनिवर्सिटी के वीसी, जी सर आपके अपने यूनिवर्सिटी के आप साबका वीसी कह लें, या इसमें कुछ
PhD थीसिस का भी मसला रहा, कुछ ये तमाम चीज़ें जो खबरों की जीनत बनती रही, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले से केसेस भी चलती रहे, तो सर कहीं ये उन्हीं चीज़ों का रिजल्ट तो नहीं है जिसकी वजह से ये 3 बैचेस को रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये बैचेस इनके जो इम्तिहानात हैं उसमें बहुत बेकायदगियाँ हुई हैं और जिसकी वजह से इनको रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही थी पाकिस्तान काउंसिल ऑफ फार्मेसी में? देखिए, बुनियादी तौर पर उर्दू यूनिवर्सिटी को बहुत सारे मसाइल का सामना है, ये तो सिर्फ उनमें से चंद आपने गिनवा दिए हैं जी। लेकिन इस बुनियाद पर जस्टिस गुलजार का ये सवाल बहुत ही अहम था आज की कार्रवाई के दौरान कि क्या इंतजामी बहरान की जिम्मेदारी तालिब इल्मों पर डाली जा सकती है। ये बहुत बुनियादी सवाल था जस्टिस गुलजार का, जिस पर फार्मेसी काउंसिल के वकील जवाब नहीं दे पाए। मैं यही बात जस्टिस साहब की आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अगर यूनिवर्सिटी में पिछले 7 साल से कॉन्वोकेशन नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तालिब इल्मों पर नहीं डाली जा सकती। सर कौन जिम्मेदार है आप बता दें प्रोग्राम में, हमें यहाँ आप पब्लिकली खुल के बात कर सकते हैं। नहीं, मैं किसी भी तरह से दबाव का शिकार नहीं हूँ, मैं पूरी तरह खुल के बात कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी को सर नाम लेना, फिर लोगों के नाम लें ताकि जो लोग हैं वो क्लियर कट सामने आए। वाइस चांसलर के ओहदे पर लगाया गया है, इसी तरह वाइस चांसलर के ओहदों के लिए जो सर्च कमेटी बनी उसके अंदर जो है वो बहुत सारी जगहों पर तरीकाकार की खिलाफ वर्जी हुई। इन सारी सूरत हाल में गुज़िश्ता 8 साल में आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी रहा। सर ये भी बता दीजिए कि वाइस चांसलर की मराद क्या होती है? ये वाइस चांसलर लगने में ये जो एक जंग चल रही होती है या ये जो रेस चल रही होती है, क्या वजह है इसकी कि हर शख्स वीसी बनने की दौड़ में लगा होता है, चाहे उसे अपनी डिग्रीज को आगे क्रॉस करना पड़े, ग्रेड्स को आगे क्रॉस करना पड़े, किसी किस्म की कोई सिफारिश लगवानी पड़े, और हमेशा यही होता है कि अगर कोई शख्स वीसी लग भी जाता है तो उसके बाद उस पर केसेस का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर अदालत में ये चीज़ें चैलेंज होती हैं। सर क्या मराहत होती हैं? आखिर देखें जो असल काम है वो तो दरसो तदरीस है ना सर। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। दरअसल वाइस चांसलर के ओहदे को और अब इवन टीचिंग के प्रोसेस को भी कमर्शलाइज्ड कर दिया गया है जी। जिसकी वजह से ये मामला सिर्फ कमर्शलाइज्ड ही नहीं हो गया, अब पॉलिटिकल भी हो गया है और उसके अंदर करप्शन भी आ गई है जी। लोग वाइस चांसलर बनने के लिए बड़े बड़े पैसे भी देते हैं और बड़ी बड़ी सिफारिशात भी लगवाते हैं। एक जमाना था और एक वक्त था कि जब वाइस चांसलर की तलाश के लिए एक कमेटी जो है वो बैठती थी और वो एकेडमिक्स के मोतबर नाम जो हैं वो सिलेक्ट करती थी और उनमें से किसी एक का इंतखाब किया जाता था जी। आज ये प्रोसेस जो है वो एप्लीकेशन पर आ गया है। 10-10, 15-15 वाइस चांसलर जो हैं वो वाइस चांसलर बनने के जो मुतमन्नी लोग होते हैं वो एप्लीकेशंस देते हैं कि मुझे। सर हायर एजुकेशन कमीशन का भी तो एक रोल है ना सर, जो कि इन तमाम चीजों को लुक आफ्टर करती है। तो सर ये हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से स्टेप्स क्यों नहीं लिए जाते HEC की जानिब से? मेरा ख्याल है हायर एजुकेशन कमीशन के प्रोसेस को बहुत गहरी नजर से री इवेलुएट करने की जरूरत है। उन्होंने सारे तालीमी माहौल को कमर्शियल बनाने की कोशिश की है, क्वांटिफाई बनाने की कोशिश की है और उसमें जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई है वो तालीमी मयार है। सर वैसे आप दबे लफ्जों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप खुल के नाम लेना भी नहीं चाह रहे, लेकिन बहुत दबे लफ्जों में आप बहुत कुछ कह गए। देखें, नाम लेने से मसला हल नहीं होगा, मसाइल की शनाख्त करने से, मसलों पर लोगों की तवज्जो दिलाने से यहाँ से मसले हल होंगे। नाम लेने को हम डॉक्टर अताउर रहमान से लेकर अब तक जितने भी 9 या 10 शायद HEC के चेयरमैन गुजरे हैं उनके नाम गिनवा सकते हैं, लेकिन बात यह है आप अपनी यूनिवर्सिटी के VCs के नाम भी ले सकते हैं जिनकी वजह से आप समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आई हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं फिर यही अर्ज करूंगा, नाम लेने से शायद आपकी तसल्ली हो जाएगी, मेरे दिल का गुबार उतर जाएगा, लेकिन मसले हल नहीं होंगे। मसले हल होंगे जब हम मसाइल की नफ्स पे हाथ रखेंगे। मसला ये है कि तालीमी माहौल को कमर्शियलाइज किया जा रहा है, तालीमी माहौल को मार्केटाइज प्रोसेस के जरिए से खराब करने की कोशिश की गई है और इसका जो क्वालिटेटिव पहलू है, जो इसका जिसके तहत सबसे पहले क्वालिटी सामने आती है वो मुतासिर हुई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अजीज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, ये तो कहानी तकरीबन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में नज़र आती है हमें। बाज़ दफ़ा वाइस चांसलर की दौड़ती है, बाज़ दफ़ा
कुछ और पोजीशंस का मसला होता है जिनकी वजह से कभी कभी इम्तिहानात में बेकायदगियाँ हो जाती हैं, और फिर जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल होती है, चाहे वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हो या वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल हो या ऐसी और कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी हो, वहाँ पे ये तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब कुछ बात करना चाहेंगे कराची में CNG स्टेशन की बंदिश के हवाले से, जो एक हफ्ते के बहरान के बाद CNG स्टेशन खोले गए थे, वो अब दोबारा बंद हो चुके हैं और एक रोज़ की मज़ीद तातील हो गई है। और हम ये भी बताना आपको चाहेंगे कि अब जब CNG स्टेशन खुलेंगे तो वहाँ पे लंबी लंबी कतारें होंगी, लोग कतारों में लग के CNG भरवा रहे होंगे, तो आवाम जो हमेशा से कतार में लगी रही है वो अभी भी कतार में लगी रहेगी। कोई रिलीफ नहीं मिल सका। जिस तरह वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि वो फ़ौरन CNG की जो सप्लाई है उसे खुलवा रहे हैं, CNG स्टेशन खुलवा रहे हैं, लेकिन ये जो चांदनी थी ये ज़्यादा दिनों की नहीं थी। 1.5 दिन के बाद दोबारा से CNG स्टेशन बंद कर दिए गए, फिर खुले, फिर दोबारा बंद कर दिए गए। तो ये जो सिलसिला है ये जारी और सारी है। और नाज़रीन ख़ास बात यह है कि सिंध से जो गैस हासिल होती है, जो नेचुरल गैस है, उसका यानी सबसे पहला हक़ जो है वो सिंध की आवाम का है कि जहाँ से ये गैस निकाली जा रही है उस सूबे में सबसे पहले वहाँ की ज़रूरियात पूरी की जाएँ और उसके बाद फिर किसी दूसरे सूबे को यहाँ से गैस दी जाए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम जब कराची आए तो उन्होंने कहा कराची के लोगों के तो मज़े आए हुए हैं, आपको अगर जाके कतारें देखनी हैं तो आप पंजाब में देखें जहाँ लोग LNG की कतारों में लगे हुए हैं। इस पर काफ़ी आवाम की जानिब से बरहमी का भी इजहार किया गया कि इस तरह तो सूबाइयत को हवा दी जा रही है और कराची के लोगों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि कराची सिंध का हिस्सा है और सिंध का हिस्सा होने के नाते यहाँ सिंध से निकलने वाली गैस पे सबसे पहला हक़ कराची और सिंध का है, जिसमें ख़ास तौर पे CNG स्टेशन हैं, फिर हमारी सनतें हैं जो जिनका पहिया चलता ही गैस से है, इन्हें सबसे पहले गैस की फराहमी करनी चाहिए। लेकिन जो सबसे पहली तरजीह है वो है घरेलू सारिफीन की, इसलिए कि अगर ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी लेकिन अगर घरों में चूल्हा नहीं जलेगा तो वो आवाम के लिए बहुत ही परेशानी का बाइस होता है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है मलिक मोहम्मद खुदाबख्श साहब, जो कि चेयरमैन है CNG ओनर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम मलिक खुदाबख्श साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम खबर की खबर में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, मेहरबानी, थैंक यू। मलिक साहब ये बताइएगा कि कराची में जो तकरीबन 6 रोज़ का बहरान रहा, फिर CNG स्टेशन खोले गए, फिर दोबारा बंद कर दिए गए, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इस बहरान की? क्या वाकई मौसम की जो सर्दी है वो इसकी वजह है या कोई और ही वजह है? क्योंकि आप लोग बराह रास्त इस कारोबार से मुंसलिक हैं तो आप ज़्यादा बेहतर इस हवाले से हमें जवाब दे सकते हैं। असल में बात ये है कि ये कुछ 2-3 चीजें आपस में मिल गई हैं जी। पहला नंबर तो ये था कि ये जो हम फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट बंद कर दी इन्होंने और फर्नेस ऑयल की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी में और उसमें पावर में बंद कर दी, तो जो कंपनी जो क्रूड ऑयल से और गैस प्रोड्यूस हो रही है इसमें 2 किस्म की गैस होती है, एक गैस निकलती है और एक जगह से क्रूड ऑयल निकलता है, और एक जगह से क्रूड ऑयल और जो गैस होती है वो कंडेंसेंट निकलती है, वो एक मिकदार अलग होती है। जब वो निकलती है तो वो रिफाइनरी में जाके उसको रिफाइन किया जाता है और उसका एक एलिमेंट जो बन जाता है वो फर्नेस ऑयल बन जाता है। जो फर्नेस ऑयल बनता है उसको स्टोर किया जाता है और आगे फिर बेचा जाता है। वो स्टोर तो होता रहा लेकिन बेचने की हुकूमत ने वो बंद कर दिया कि अगर वो बेचेंगे, बिजली बनाने के लिए देंगे तो बिजली महंगी होगी, आवाम को बिजली महंगी मिलेगी। तो सर तो ये सारा फर्नेस ऑयल के स्टोर करके रखा हुआ, ये बेचा नहीं अब तक गया, ये जाया कर दिया गया, क्या किया सर? पहले सुन लेना मेरी बात सर, वक्त महदूद है इसलिए थोड़ा शॉर्ट करके बता दीजिएगा, मुख्तसर बता दीजिएगा। वो आगे लिफ्ट तो होता नहीं रहा, एक तो उससे 50 MMCFD का शॉर्टफॉल हो गया, रिफाइनरियों ने बंद कर दिया वो बनाना और स्टोरेज क्योंकि फुल हो गया और वो बंद कर दी गई, तो इसलिए जब वो बंद हो गया तो 50 MMCFD जो वहां से प्रोड्यूस हो रही थी उसकी प्रोडक्शन बंद हो गई, तो वो डेफिसिट आ गया 50 एम्पेयर। ये बड़ी काफी मिकदार है और उससे ये अंदाजा लगा लें कि CNG सिर्फ 67-65 ले रही है, तो 50 तो वो चला गया। उसके बाद दूसरी बात ये हुई कि जब सर्दियां आती हैं तो फील्ड से कंप्रेसर के जरिए उसको हीट अप करके निकाली जाती है गैस को सक्शन किया जाता है। वो गैस जब सक्शन होती है तो उसके लिए कंप्रेसर चाहिए,
तो इनके पास जो कंप्रेसर थे 8, उसमें से 2 चल रहे थे। वो मिनिस्टर साहब ने भी बताया अपनी तकरीर में, आपने सुना होगा कि 6 कंप्रेसर एकदम खराब हो गए। ये तीनों चारों चीजें मिल गई, मौसम, कंप्रेसर खराब और कंडेंसेंट जो है वो जमा हो गया और जो स्टोरेज फिलअप हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि उसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने जो फर्नेस ऑयल स्टोर हुआ था उसको पीएसओ को कहा कि लिफ्ट करो। पीएसओ ने उस स्टोर से निकाल के अपने स्टोर में ले गया, वो स्टोर खाली हो गए तो गैस बननी शुरू हो गई और वो 50 MMCFD 40 तक पहुंच गया था, आज वो 50 पूरा हो गया। तो इस तरह से ये 3-4 चीजें मिल गई। अब वो कंप्रेसर भी ठीक होने शुरू हो गए। तो मलिक साहब कहा तो ये गया था कि तकरीबन 200 वो नहीं था। जी मलिक साहब मेरी बात सुन लीजिएगा। कहा यह गया था कि तकरीबन 200 MMCFD का बहरान है, ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ CNG स्टेशंस को ही नहीं, कराची की सनती जो यूनिट्स हैं उनको भी सप्लाई बंद कर दी गई थी। इसके अलावा कराची की बिजली घर को भी सप्लाई बंद करने का हुक्म दे दिया गया था। तो सर क्या ये 200 MMCFD का जो बहरान है ये एकदम बेहतर हो गया जो आप लोगों की गैस सप्लाई खोल दी गई? हाँ जी, बात ये है कि आप क्योंकि गैस बननी शुरू हो गई और वो कंप्रेसर भी कुछ इन्होंने ठीक किए तो वो काम चल गया। इन्होंने अपनी गैस एक दिन खोल दी, दूसरे दिन शेड्यूल के मुताबिक बंद की, अब सुबह फिर खुल जाएगी 24 घंटे के लिए। सर आप लोगों के जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें क्या तय पाया है? सर आपसे मुज़ाकरात जो हुए उसमें यही तय पाया कि ये जो 6-7 दिन जो प्रॉब्लम हुई है, जो लोगों को भी तकलीफ हुई है और हमारा स्टेशन ऑनर का भी बड़ा नुकसान हुआ है और आवाम को भी बहुत अजियत उठानी पड़ी है। ट्रांसपोर्ट बंद हो गई और लोग बेचारे सड़कों पे खड़े रहे और जो ट्रांसपोर्ट चली हुई छतों पे चढ़ के आ रहे हैं। तो ये सारी मुसीबत उठाने के बाद जब मिनिस्टर साहब ने सारा सोल्यूशन दिया अपनी तकरीर में मीडिया के सामने, तो हमें भी तसल्ली हुई कि ठीक है। और फिर उन्होंने रात को 8 बजे खोल दी दूसरे दिन तक। अच्छा, और फिर आज शेड्यूल के मुताबिक आज बंद हुई है। मलिक साहब एक आपसे बहुत अहम सवाल करना चाहूंगा। जी मलिक साहब बहुत अहम आपसे सवाल एक करना चाहूंगा। मुझे ये बताइएगा कि जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कहते हैं पहिया जाम हो गया, नहीं चल सकी, आपके इल्म में होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG पे पाबंदी है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें अनऑथराइज्ड मिनी बसेस हो जिसमें अनऑथराइज्ड CNG लगाई गई थी, उन पे पाबंदी है। चाहे स्कूल वैन हो, उनसे CNG निकालने का हुक्मनामा था। सर वाज़ो कर दूं कि जिनके सिलेंडर सीटों के नीचे लगे हुए हैं उन पे पाबंदी है जी। जिनके सिलेंडर ऊपर लगे हुए हैं या पीछे बैग पे लगे हुए हैं, जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है, उनके लिए पाबंदी नहीं है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आपके जो CNG स्टेशन हैं वहां तो मैं तो एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, किसी भी CNG स्टेशन पे जाएं, बसेस भी लाइन में लगी होती हैं, मिनी बसेस, और जो सिलेंडर्स हैं वो नीचे नजर आ रहे होते हैं। बहुत सी ऐसी गाड़ियां जिनकी CNG जो सिलेंडर्स हैं वो क्लियर नजर आ रहे होते हैं, उनमें गैस भरी जा रही होती है। सर कभी किसी गाड़ी को वापस नहीं किया जाता। सुन ले, जो सिलेंडर अगर बस के सीट के नीचे लगा हुआ है तो उसको नहीं भरनी चाहिए और उस पर पाबंदी है। जो सिलेंडर बस के नीचे कहीं लगा हुआ है या बैक साइड पे लगा हुआ है, छत पे लगा हुआ है, तो वो सेफ है। जो सीटों के अंदर है वो सेफ इसलिए नहीं है कि उसकी पाइपिंग अंदर आती है और पैसेंजर बैठा हुआ अगर कोई पाइप लीक कर जाए तो वो सेफ्टी है। चलें बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा मलिक साहब के। खतरनाक होगा, इसलिए उस पर पाबंदी है। अगर कोई उसकी वायलेशन करता है तो वो गलत बात करता है कोई स्टेशन वाला। मलिक साहब एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि आने वाले हफ्ते में कंडम करते हैं और उसको ओगरा को कहते हैं कि इसका स्टेशन बंद कर दे। मलिक साहब एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि इस हफ्ते में, रवां हफ्ते में और कितने दिन CNG स्टेशन बंद रहेंगे? कोई शेड्यूल आपने दिया है? अब वो शेड्यूल के मुताबिक 3 दिन बंद होंगे और 4 दिन खुले होंगे। यानी वही शेड्यूल है कि मंडे को बंद होंगे, ट्यूसडे को खोलेंगे, बुध को बंद होंगे, जुमरात को खोलेंगे, जुम्मे को बंद होंगे और हफ्ता एतवार खोलेंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मलिक खुदाबख्श साहब की गुफ्तगू से ये भी अंदाजा हुआ कि बहुत अच्छे मुज़ाकरात रहे हैं और मेरे ख्याल में एक मसले तक हल हो गया है। अब देखना ये होगा कि अवाम जो है वो तो अभी भी 3 दिन के नागे की वजह से बहुत परेशान है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके CNG वाहिद गुजारा है, उनके लिए प्रॉब्लम है। नाज़रीन, एक आखिरी स्टोरी पे बात करना चाहूँगा, हम मुख्तसरन बात करेंगे, उसके बाद शरफ जमान साहब की तरफ आएंगे। कराची जो पुलिस है, सिंध पुलिस, उसने एक ऐप मुतारिफ कराई है जो कि है पुलिस फॉर यू ऐप, और इस ऐप के ज़रिए तमाम
होने वाली वारदातों की निशानदेही की जा सकती है, कैश अगर कोई किसी से चोरी हुआ है वो निशानदेही की जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई और आपके इलाके में वारदात होती है तो उसकी भी निशानदेही की जा सकती है। एक अच्छी ऐप बनाई गई है, लेकिन अभी इसकी टेस्टिंग जारी है। जब इसकी टेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी, तमाम टेस्ट पूरे हो जाएंगे, तो फिर इसे आवाम के लिए लॉन्च किया जाएगा। और वो आवाम जो कि मोबाइल यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं या टैबलेट यूज़ करते हैं, उनके लिए ये आसानी से फराहम की जा सकेगी कि वो डाउनलोड करके इस ऐप को अपडेट कर सकें। एक अच्छा कदम है, टेक्नोलॉजी के साथ सिंध पुलिस जो है वो चल रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस तरह की ऐप्स माजी में भी आई हैं। मुख्तलिफ मोबाइल को ट्रैक करने की ऐप आई, CPLC की जानिब से उनके इश्तराक से मुख्तलिफ ऐप आई, लेकिन कुछ कामयाब नहीं हो पाई। ज़्यादातर ऐप जिस वक्त आती है उस वक्त उसका प्रोपेगेंडा तो किया जाता है, उसके डाटा फीड करने की बात की जाती है, EMI नंबर की बात की गई, लेकिन ये तमाम ऐप्स अब तक फ्लॉप होती रही हैं या फेल होती रही हैं। अब देखना ये है कि ये जो ऐप बनाई गई है आज के दौर में, क्या ये ऐप कामयाब होती है या ये भी माजी की तरह फ्लॉप हो जाती है। शरफत जमां साहब, अब यहाँ आपसे लास्ट नोट लेना चाहूँगा, साथ ही साथ हम अपने नाजरीन को ये जो फ़ी स्ट्रक्चर है ये भी दिखाना चाहेंगे, ताकि हमारे नाज़रीन ये देख सकें कि किस तरह से आवाम से या वालिदैन से ज़्यादा फ़ीसें चार्ज की जाती हैं। सर क्या कहेंगे, कोई हल इसका हो सकता है? कोई 20% तो अगर आप 35,000 रुपये में से 20% कम भी कर लें तो 7,000 रुपये कम होते हैं, और फिर भी सर अगर किसी स्कूल की फ़ीस 20,000 है तो 16,000 हो जाएगी, 4,000 रुपये कम हो जाएंगे। लेकिन 20% के इजाफे से कुछ रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन सर बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकेगा। कोई आखिरी मैसेज जो आप आवाम को देना चाहें? बहुत जल्दी इसका हल निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं तमाम आवाम से बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, मुखातिब हूँ कि बहुत जल्दी हल निकलेगा, और इसलिए भी निकलेगा कि अब बाकायदा इसकी तफ्तीश होने लगी है कि अगर इतनी ज़्यादा आपने फीस ली है तो अखराजात क्या है, आपके ऑडिट रिपोर्ट को चेक किया जा रहा है, बैंक बैलेंस को चेक किया जा रहा है, तो बच तो नहीं सकते हैं ये। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जैसे लोग जब स्कूल माफिया कहते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये 2% की वजह से हमें तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करें, आप बर्दाश्त करते हैं। हम चाहते हैं कि इनका बिल्कुल ही जो है ना हिसाब किताब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जिस तरह FIO को भी डायरेक्टर FIA को हिदायत दी गई है कि एक तो इनका रिकॉर्ड, इनका लेजर जो है वो कब्जे में लिया जाए, साथ ही साथ जो इनके डायरेक्टरान हैं उन्होंने कितना मुनाफा कमाया, कितना टैक्स दिया, कितनी तनख्वाहें ली, इसका भी हिसाब किताब देना होगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो 7,000 से ऊपर जो स्कूल्स हैं उसको ग्रिप में लिया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरफत जमां साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी कोशिश ये रहती है नाज़रीन कि हम ऐसे मसाइल को आपके सामने उजागर करें जिन्हें उजागर करने की ज़रूरत है, जिनकी वजह से ये मसाइल हल हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक मसला भी हल हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। मुझे बुलंद इकबाल को कल शब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।